नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और 5 की पंचायत में आज उस मुद्दे पर हम पंचायत करने वाले हैं जिस पर दिल्ली से लेकर बिहार तक पूरा हंगामा मचा हुआ है। और वो मुद्दा है इन दिनों एसआईआर और फिर उसके बाद यात्रा वोटर अधिकार। जिस तरह से पहले विपक्ष ने ईवीएम का मुद्दा उठाया, कुछ सालों तक उसको लेकर पकड़ कर बैठे रहे। ईवीएम दोबारा मतपत्र से होना चाहिए, वोटर जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। उसके बाद एसआईआर का मुद्दा आया। एसआईआर से पहले याद कीजिए जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो उसके बाद हुआ कि वोटर लिस्ट फर्जी है। चुनाव आयोग ने उसका संशोधन के रूप में, समाधान के रूप में एसआईआर लाया। बिहार से उसकी शुरुआत भी कर दी है। अब कह रहे हैं कि नहीं, एसआईआर भी गलत। और फिर इसी आधार पर वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। और वो वोटर या अधिकार यात्रा जो है उसकी जो रूट प्लानिंग है उसे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। ऐसी ही रूट प्लानिंग भारत जोड़ो यात्रा के समय में भी की गई थी। तो ये तमाम सवाल हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आज 5 की पंचायत में हम पड़ताल करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इस देश में आप जानते हैं कि एक पार्टी का शासन करीब करीब 5-6 दशकों तक रहा है। उस समय तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, मीडिया हो, हर चीज पर एक भरोसा बना रहता था सभी का, सभी पार्टियों का, सभी बड़े नेताओं का। कोई गाए बगाए कोई बयान दे देता था, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है? आजकल अगर कोई पार्टी कहीं पर जीत रही है, क्योंकि हमारा देश, हमारा लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है। किसी पार्टी की यहां एक राज्य में सरकार है, किसी की दूसरी जगह पर सरकार है, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आती है तो सरकार तो बड़ी खुशी खुशी बना लेते हैं। लेकिन सरकार की जगह जब हार मिलती है तो उसका ठीकरा फोड़ने के लिए सोचते हैं अब किस पर फोड़ा जाए। क्या चुनाव आयोग पर फोड़ें, ईवीएम पर फोड़ें, एसआईआर पर फोड़ें, कहां पर फोड़ें? तो ये जो सवाल है इसी पर आज हम पड़ताल करने वाले हैं 5 की पंचायत में। लेकिन पहले जरा देखिए कि किस किस तरह के बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि आज कौन से 5 सवाल हम पूछने वाले हैं। लेकिन पहले जरा देखिए कि क्या क्या बयान इस पर आ रहा है। जो यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं उसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा केवल एक ही मात्र है और वह मंशा है किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाया जाए, घुसपैठियों के माध्यम से किस प्रकार से चुनाव जीतना है, घुसपैठियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है और संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने का इनका रिकॉर्ड पुराना है। चुनाव आयोग ऐसे कुछ अफसरों के कमान में है जो निष्पक्ष नहीं, साफ साफ एक पक्ष लेते हैं और इसीलिए ऐसे अफसर कोई भी इंक्वायरी या जांच के खिलाफ है। वोटर फ्रॉड में अगर कोई इंक्वायरी हो उसके खिलाफ है और इसीलिए उनको लगता है कि बड़ी बड़ी बातों करके वो राजनीतिक दलों को डराएंगे। लेकिन जैसे हमारे आदरणीय खड़गे जी ने कहा आज सुबह, सदन हमेशा रहेगा। सदन उनकी कार्यवाही की गवाही आने वाले दिनों में देगा। राहुल गांधी जी अपने विदेशी षड्यंत्र के तहत अपने आका जॉर्ज सोरोस को खुश करने के लिए गुरकीरत सिंह डंग, शुकनी देवी, आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह जैसे आम नागरिकों के नाम सार्वजनिक कर देश के संविधान, देश के चुनाव आयोग को चोर कहकर बदनाम कर रहे।
सवाल यह है कि क्या अब राहुल गांधी इन निर्दोष लोगों से, पूरे देश से माफी कब मांगेंगे? अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर और उनकी कार्रवाई पर अगर एक भी डीएम सस्पेंड हो जाए तो कभी भी ना वोट चोरी होगी ना वोट डकैती होगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि लगता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईसीआई चलता है। इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस पार्टी के बीच के जो बात है वो इलेक्शन कमीशन में ही जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ पूछा है उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को ही देना चाहिए। पार्लियामेंट में हंगामा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं हैं। एक पूछा था सवाल कि आप सीसीटीवी क्यों नहीं देते, तो बोलते महिलाओं की प्राइवेसी। काय की प्राइवेसी भाई? चुनाव के लिए लाइन में खड़ी है, वो प्राइवेसी क्या है उसमें? क्यों नहीं देते हो? हास्यास्पद नहीं लगता? प्रवक्ता हो क्या उनके? कोई चुनाव आयोग एक वैलिड वोटर को कभी बाहर नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों को किया है जो उनके पास भारतीय होने का कोई प्रमाण नहीं है, अथवा वो मरे हुए हैं अथवा माइग्रेट कर गए हैं। उनको मतदाता बनाते हुए भारत का नागरिक बनाना ये विपक्ष की भूमिका है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। और वहीं मिस्टर अखिलेश यादव जी ने भी एफिडेविट्स दिए हैं 18,000 वोटर्स के, जिनके नाम काटे गए या जो वोट नहीं दे पाए इलेक्शन कमीशन की खामियों की वजह से। तो वो एफिडेविट जो दिए गए हैं उसके बावजूद भी प्रेस में आकर झूठ बोला अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। को लग रहा है कि भाई आपके वोटर्स के नाम उसमें कट गए। अगर एक बार के लिए मैंने मान भी लिया कि भैया कोई त्रुटि हो रही है, तो आप उसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 3-3 जगहों पे 3-3 मौके ऐसे हैं जहां पे आप अपील दर्ज करा सकते हैं। आपके बीएलए क्या कर रहे हैं भैया? बीएलओ पे अगर आपको विश्वास नहीं था तो आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? तो आपको सिर्फ अगर एक वॉकी क्रिएट करना है, अगर आपको सिर्फ एक अविश्वास का माहौल, और ये लोग विपक्ष करता रहा, पहले सीए को लेकर देश को जलाने का काम किया, पूरा लोकसभा का चुनाव झूठ बोलते गए कि भैया आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ये एक झूठ और लोगों को डरा रहे हैं झूठ बोल बोल के। राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर जो मामले सामने रखे हैं देश के, उस पर इलेक्शन कमीशन बिंदुवार जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। वो चाहे फेक एड्रेस का हो, नए वोटर एडिशन का मामला हो, बजाय इसके कि उस पर जवाब दें। आप राहुल गांधी को कह रहे हैं माफ़ी मांगो, ओथ के अंडर दो, ये करो वो करो। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। तो ये जो बयान अभी आपने सुने, काफी कुछ आपने समझ लिया होगा कि किसका कहां पर पोजीशन है। सारे इसमें एंगल आ गए, जॉर्ज सोरोस भी आ गए हैं, घुसपैठिए आ गए हैं कि घुसपैठियों को बचाने के लिए इस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं, इस तरह की यात्रा निकाली जा रही है। कोई कह रहा है जॉर्ज सोरोस पैसा, ये बात सही है, जॉर्ज सोरोस ने खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद समय समय पर कारनामे आते हैं तो बीजेपी उसका आरोप लगाती। लेकिन बात यह है कि आखिर ये जो सारी बातें हो रही हैं ईवीएम पर, एसआईआर पर, ईवीएम को तो अब लगता है कि वो बच गई, वो अग्नि परीक्षा पास कर गई है ना। अब जो है एसआईआर, वोटर लिस्ट, ये सब अब कटघरे में है। तो ये चीजें जो हो रही हैं, क्या इसके पीछे अभी से कोई एक बहाना तैयार किया जा रहा है कि कल को बिहार का नतीजा अगर आ गया पक्ष में तो बना लेंगे कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु की तरह सरकार, और अगर हो गई हार तो फिर चुनाव आयोग जिम्मेदार? क्या इसकी जमीन तैयार की जा रही है? और क्या यही है ये वोटर अधिकार यात्रा? इसी पर आज 5 की पंचायत करने वाले हैं हम, लेकिन उससे पहले
5 जरूरी सवाल जो कि हम आज पूछ रहे हैं इस पंचायत में। सबसे पहला सवाल कि पहले ईवीएम और फिर एसआईआर और अब वोटर अधिकार, ये सब किस लिए? ये सवाल इसलिए उठ रहा है, मैं थोड़ा सवाल बता दूं कि ये सवाल हम पूछ क्यों रहे हैं। इसलिए पूछ रहे हैं जो हमने शुरुआत में बोली थी कि ये देश ऐसा है जहां पर एक पार्टी का शासन 5-6 दशक तक रहा, लेकिन कुल मिलाकर सारी पार्टियों का भरोसा बना रहा, संविधान पर, सिस्टम पर, चुनाव आयोग पर। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जब हमारे यहां कई दलों की सरकार बनती है, चाहे वो राज्यों की बात ले लीजिए, एक राज्य में दूसरी सरकार, दूसरी पार्टी की सरकार, दूसरे में किसी और की सरकार, तो अब इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं? अब तो और भरोसा बढ़ना चाहिए ना कि अब तो लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। लेकिन नहीं, सवाल जो है हार के लिए उधर कर देते हैं और कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। और फिर इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल कि अगर जीत हो जाए तो खुद की जीत, वाह वाह, और अगर हार हो जाए तो वो तो चुनाव आयोग की वजह से हार गए। उसमें तीनों चीज शामिल कर लेते हैं, कभी ईवीएम को, कभी वोटर लिस्ट को, कभी कुछ। यानी इसके लिए कहावत भी है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। ये कैसे चलेगा? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल कि वोटर अधिकार, ये जो बिहार में यात्रा चल रही है उसकी बात कर रहे हैं हम। वोटर अधिकार क्या अभी से बहाना तैयार कि अगर आ गया पक्ष में चुनाव नतीजा तो खुशी खुशी सरकार बना लेंगे, और अगर चुनाव का नतीजा पक्ष में नहीं आया तो ठीकरा फोड़ देंगे कि ये तो हम इसलिए हार गए क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसा काम किया, वोटर लिस्ट खराब हुई, नाम काट दिए गए, या कुछ ना कुछ उसका बहाना तैयार। तो वही, क्या ये इस बार बहाने के रूप में ये वोटर अधिकार वाली यात्रा है? और इसी से जुड़ा एक सवाल है कि चुनाव आयोग पर अगर आपको भरोसा नहीं है, बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए चुनाव आयोग पर छोटे मोटे आरोप पहले भी लगते रहे, लगाते हैं, जो विपक्ष में पार्टियां होती हैं वो कई बार लगाती हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह कि अगर चुनाव आयोग पर भरोसा भी नहीं करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे, अगर इतना ज्यादा खुलकर आप हमला कर रहे हैं चुनाव आयोग पर और आपको लगता है कि कुछ भी फेयर नहीं हो रहा, तब तो फिर यह सवाल उठेगा कि जिस प्रक्रिया के बदौलत आपकी सीटें बढ़ी 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिस प्रक्रिया के तहत आज आप सांसद हैं, जिस प्रक्रिया के तहत कई राज्यों में आपकी सरकार है, तो वो सब छोड़ दीजिए फिर, और फिर जब तक भरोसा ना जम जाए तब तक चुनाव ही मत लड़िए। फिर अगर इतनी ही आपत्ति है, इतना ही आपको, आप खुद कन्विंस्ड हैं, और अगर कन्विंस्ड नहीं है तो इसका मतलब भ्रम पैदा कर रहे हैं। और इसके बाद पांचवा सवाल कि ये सब कुछ जो हो रहा है, तो आप देखते होंगे कि प्राय जो राजनीतिक पार्टियों, नेताओं के आरोप होते हैं उस पर चुनाव आयोग जल्दी कुछ जवाब उस तरह से सीधे तौर पर नहीं देता। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना ना, मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा कि 2 ही विकल्प हैं, या तो हलफनामा शपथ पत्र दीजिए या माफी मांगिए, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तो यह सवाल है कि क्या पानी सर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि अब चुनाव आयोग की तरफ से आर पार दिखाई पड़ रहा है, बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है। तो ये 5 सवाल आज हम पूछने वाले हैं आज की 5 की पंचायत में, और इन्हीं सवालों की पड़ताल करने के लिए आज 5 की पंचायत के पंच, या यूं कहिए कि हमारे विशेष मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करवा देता हूं आपका, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। बल्कि हमारे साथ अभी वो जुड़ने वाले हैं, अभी जुड़े हैं नहीं, बाद में जुड़ेंगे, ठीक है। अभी जो जुड़ गए उनका नाम बता देता हूं, अजय वर्मा जी, काफी मुस्कुरा रहे हैं, कांग्रेस नेता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अजय जी 5 की पंचायत में। डॉक्टर श्याम कुमार, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत श्याम जी। और साथ में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं। ये हम लोगों की, जिसे कहते हैं कि 5 की पंचायत के लिए एक एसेट है कि रामकृपाल सर हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए मैं उनसे ही पहले जरा पंचायत की शुरुआत कर लेता हूं। रामकृपाल सर, ये तो सवाल उठेगा कि कभी ईवीएम, कभी एसआईआर और अब वोटर अधिकार, तो अगर ये इस तरह से अगर ये चल रहा है
तो मुझे तो लगता है कि अगर कभी ईवीएम और वोटर लिस्ट आपस में कहीं मिल जाए तो ईवीएम कहेगी कि बहन मैं तो बच गई, मैंने अग्नि परीक्षा पास कर ली, अब तेरी बारी है। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? लगता है रामकृपाल सर से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन रामकृपाल सर से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे और इस पर बात करेंगे। और वो सवाल एक अहम सवाल है कि भाई आपने ईवीएम पर कितना शोर सुना इस देश में, और मुझे लगता है ईवीएम पर क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन अब लग रहा है कि अब ईवीएम को वही लोग अब लगता है ईवीएम से उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है वोटर लिस्ट से, अब दिक्कत है एसआईआर से, अब दिक्कत है चुनाव आयोग से। लेकिन जिनको दिक्कत है वही हमारे सामने बिल्कुल टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई पड़ भी रहे हैं। मैं पहले रुख करता हूं अजय वर्मा जी का। अजय वर्मा जी, सीधा सीधा बिल्कुल कहा गया है कि भाई अब ईवीएम को जो है, ईवीएम से अब आपत्ति नहीं है, एसआईआर से आपत्ति है। वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, बड़ी जबरदस्त प्लानिंग, रूट प्लानिंग भी अभी हम दिखा रहे थे और दिखाएंगे आगे चल करके। बड़ी जबरदस्त प्लानिंग की है, रूट प्लानिंग, जैसे भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग की गई थी कुछ खास इलाकों से। जी लालचंद जी, आप बहुत बुद्धिमान आदमी हैं और आपके सवालों में ही आपके जवाब छुपे हुए। बस उसको खाली आप उसका उल्लेख कर दीजिए कि ये वाला जवाब था। मैं तो बड़ी कद्र करता हूँ जी, लेकिन एक शेर के साथ मैं शुरुआत करूंगा कि मत करो जुर्म। क्या बात, बहुत देश की सरकार के लिए है, चुनाव आयोग के लिए है कि मत करो जुर्म की दुनिया तामील, जलजले बेशबब नहीं आते। तो बिहार में वोटरों का जलजला आने वाला है, चुनाव हार रहे हैं, सरकार को बचाने की कवायद है। ये मेरी ओपिनियन, बिहार की ओपिनियन है। जैसा आप अपनी ओपिनियन दे रहे थे, तो इसलिए मेरी ओपिनियन को आप ये ना कहें कि आप क्या कह रहे हैं। आपकी ओपिनियन को हमारा सवाल खाली, हमारा ओपिनियन नहीं, हमारा सवाल। आपने कहा कि पहले ईवीएम मशीन, फिर ये मुद्दा, अब एसआईआर। देखिए, आप एंकर हैं और टीवी पर जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं वो बदलते रहते हैं। क्या आप 2025 की जनवरी से एक ही मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं? 2000 अगस्त 8 अभी तक 8वें महीने तक हर बार मुद्दे बदलते हैं। जब आप ईवीएम का मुद्दा उठा रहे थे उस पर डिबेट कर रहा था, आप एसआईआर का मुद्दा उठा रहे थे, एसआईआर पर किया। हमने तो खाली बस उसी का उल्लेख किया कि पहले हम ईवीएम पर डिबेट कर रहे थे, फिर एसआईआर पर किया, आज वोटर अधिकार कर रहे हैं। अब मैं भी यही बताने जा रहा हूं कि जो ज्वलंत मुद्दे हम लोगों के पास है, कि हमारी रणनीति ना तो माफ करना चुनाव आयोग तय करेगा, ना आप तय करेंगे, ना सरकार। ये तो आपका अधिकार, आपके ये भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान हमें अधिकार देता है, मोदी जी का संविधान नहीं देता। आप अपनी चैनल की रणनीति आप तय करेंगे, संविधान आपको अधिकार देता है। बीजेपी अपनी रणनीति तय करे और चुनाव आयोग अपनी करे। तो जब अपनी रणनीति तय कर रहे हैं, तो आज हमें जरूरत है कि हमें मुद्दा लग रहा है एसआईआर है और हमारी यात्रा है, तो हम इस पर बात रखेंगे, इस पे बोलेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग के झूठ को पकड़वाएंगे। चुनाव आयोग जो झूठ बोलते हैं संवैधानिक पद, देखिए 2003 में सबसे बड़ा, मैं खुल के चैलेंज कर रहा हूं और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दें ज्ञानेश कुमार अगर ये झूठ है तो, यानी उनके खिलाफ हम कराएंगे। 2003 में बिहार में एसआईआर नहीं हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन नहीं हुआ, केवल आईआर हुआ था। ये आप भी सुन लें, ज्ञानेश कुमार भी आपके चैनल से सुन लें और ये देख लें कि मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा कर दें, या नहीं अपने खिलाफ कराएंगे। वो कि आईआर हुआ था, एसआईआर नहीं हुआ। ये बात सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की बेंच के सामने योगेंद्र यादव ने भी कही थी और उसे स्वीकार करा था जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने। एक तो ये चोरी पकड़ी गई, दूसरी बोर्ड चोरी पर जो ऊपर से लिख कर आ गया वो पढ़ दिया गया बैठकर, अपनी उनकी कोई लेखनी और कोई वॉइस नहीं थी। मैं खोल के कह रहा हूं, चुनाव आयोग के जो कल बैठे हुए थे सारे, कोई अपनी वॉइस, अपनी आवाज नहीं थी। अखिलेश यादव ने 18,000 एफिडेविट दिए, ट्वीट देख लो और मैं आपको कॉपी भेजे दे रहा हूं। आज तक कोई कार्यवाही नहीं करी। अनुराग ठाकुर साहब इनके एक मंत्री रहे, उन्होंने आरोप लगाया कि ये सीट ऐसी जीतनी है। लगाइए आरोप, अच्छी बात है, प्रियंका जी के ऊपर, राहुल जी के ऊपर, खड़गे जी के ऊपर, इसके ऊपर। क्या उनका एफिडेविट ले लिया गया है? अगर ले लिया गया है तो सरकार बता दे हमें कि भाई उनका, राहुल गांधी का एफिडेविट देता विपक्ष होने के बाद भी नहीं, आप पहले हलफनामा।
क्योंकि ये आवाज कहीं और से लिख के आ रही है, मुंह किसी और का है, निकल कहीं और से रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस लोकतंत्र की आप धज्जियां कब तक उड़ाते रहेंगे? वोट चोरी करके सरकार कब तक बनाते रहेंगे? महाराष्ट्र में आपने 1 करोड़ वोट बढ़ा दी और बिहार में 35 लाख घटा दी। अब तीसरा मुद्दा आपने कहा, तीसरा मुद्दा कि 2003 के बाद ये स्पेशल डिवीजन 25 में हो रहा। हमने कहा 22 लाख लोग कैसे मर गए साहब? बोले इतने सालों के समय में। तो इतने सालों के समय में आप ये भी बताएंगे, आप ही बता देना, आप ही प्रवक्ता बन जाइए चुनाव आयोग के, सरकार के। ना हम क्यों बनेंगे? हम किसी का प्रवक्ता नहीं बने। सर 3 के बाद 2025 तक क्या 18 साल से बड़ा कोई भी युवा नहीं बना जो ऐसी कितनी वोट जोड़ी है? जरा उसकी सूची दे दीजिए 22 साल में कि 18 साल से कोई युवक ही नहीं बढ़ा। 18 साल पे ही स्थिर है वो, 18 साल से उसकी उम्र ही नहीं बढ़ी है। अजय वर्मा जी, आपको चुनाव आयोग का तो चलिए यहाँ प्रवक्ता नहीं है कोई, लेकिन मैं आपको 1-2 बातें कहता हूँ। आपके बीएलए वो सब नाम क्यों नहीं दे देते चुनाव आयोग की कि इनका नाम गलत कटा है? मुझे बोले जी, आप एक पार्टी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में 15 गलत नाम क्यों नहीं दे रहे हैं कि ये 15 नाम जो हैं इनका गलत काट दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 नाम दे दो जिनका गलत काटा गया हो, जिनके साथ गलत हुआ हो, जो रियल में मतदाता हो, तो हम एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगा देंगे। वो 15 नाम अभी तक क्यों नहीं दिए? आपके जो हजारों हजार बीएलए हैं उन्होंने उन नामों का उल्लेख क्यों नहीं किया कि किसी जेन्युइन आदमी का नाम कट गया है? बताइए सर। कई सारी पीआईएल और कई योगेंद्र यादव जी ने भी और कई कपिल सिब्बल जी ने भी कई लोगों को वहां पेश भी कर दिया, बता दिया। आप दूसरी चीज सुन लिया, आप जो कह रहे हैं सड़क पर कत्ल हुआ, मर्डर हुआ इस लोकतंत्र में। यहाँ तानाशाही है, इराक और जर्मन की तरह डिक्टेटरशिप नहीं है, और सबने देखा और सबको पता है। उसके बाद भी दरोगा और पुलिस और एसपी और प्रशासन ये कह रहा है कि नहीं, पहले अपना दूसरा कत्ल करवाइए, हमें बताइए कि जब कत्ल हो जाए फिर हम आपकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे, सबूत दीजिए कि आपका कत्ल हुआ है। ये कौन से लोकतंत्र की खिल्लियां मजाक उड़ाई जा रही है? कत्ल तो हुआ ना, कत्ल हुआ ना, ये क्यों कि नहीं हुआ कत्ल? तो इसलिए जब आप तो बिना प्रक्रिया पूरी किए सजा दे देंगे। प्रक्रिया को तो पालन कीजिएगा ना, प्रक्रिया तो आपका ही बनाया हुआ है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त ठीक है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आ गए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। 10 सेकंड सुन ले, 10 सेकंड बोल लीजिए, बोलिए। सवाल का जवाब सवाल नहीं हुआ करता। सवाल मैंने अगर आपसे पूछा है तो आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे, मेरा जवाब देंगे, फिर सवाल करेंगे। हमने चुनाव आयोग से सवाल करा कि आप वोट चोरी करा रहे हैं, ये चल रहा है, तो आप हमसे उल्टा जवाब, तो बहुत दूर हमसे ही सवाल कर रहे हैं। ये बेसिक अप्रोच गलत है, क्योंकि वोट की चोरी खुल जाएगी, कई सरकार गिर जाएंगी और देश की सरकार भी गिर जाएगी। ठीक है, सरकार को गिरना चाहिए। ठीक है, मैं आपके रोहिंग्या वाले आप विदेश से, आपकी बाकी सारी बातें जो हैं, बाकी सारी बातों से कहीं सहमति कहीं असहमति हो सकती है, लेकिन मैं आपके उस बात को बिल्कुल मानता हूं कि आपको अपनी रणनीति तय करने का पूरा अधिकार है। कभी आप ईवीएम को उठाइए, कभी उसको बख्श दीजिए, कभी एसआईआर उठाइए, आगे चल के एसआईआर को बख्श दीजिएगा, कभी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाइए, कभी संशोधन को ही मुद्दा बना लीजिए, वो आपका पूरा अधिकार है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप बताइए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, इनका कहना है कि देखिए चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। आप ये बताइए, लंबे समय तक आपकी पार्टी भी विपक्ष में रही है, मैं अगर याद करूं तो कई दशकों तक रही है। क्या आपको भी चुनाव आयोग से इतनी ही बड़ी बड़ी आपत्तियां हुआ करती थी, या ये एक नया ट्रेंड चला है कि बिल्कुल ग्रॉस, एकदम बिल्कुल ग्रॉस, जिसको कहते हैं कि भरोसा जो है उसको तोड़ करके बताओ कि नहीं अब हमारा भरोसा नहीं, अविश्वास, ग्रॉस अविश्वास? देखिए, इलेक्शन में समस्याएं होती हैं, तभी बूथ लेवल एजेंट भी बने होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी घर घर जाके वोटर्स लिस्ट को अपडेट करवाने का प्रयास करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो ग्राउंड लेवल पे बहुत इस काम करती है कि घर घर जाके देखे कि किसके वोट नहीं बने, उसके डॉक्यूमेंट पूरे करवाना है, इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 6 भरवाना है। इस तरह की पूरी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी हरदम करती रही है, कांग्रेस भी करती रही है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज करती है, और वो जरूरी भी है। और आज
मैं भी वोटर हूं, मैं नोएडा में रहता हूं, कई इलेक्शंस पार्टिसिपेट कर चुका हूं। जी। कई तरह की खामियां वोटर लिस्ट में मिलती है और ये जैसे 124 वर्ष की उम्र की लिखे हुए हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उसे करेक्ट कर देंगे। तो इलेक्शन की वोटर लिस्ट की जो कमियां कहने का प्रयास करते हैं कांग्रेस के, वह सब लोग जानते हैं कि वोटर लिस्ट में कई तरह की कमियां हैं और कंटिन्यूअसली उसको अपडेट करना होता है। लोगों की उम्र भी बढ़ती है, कई बार स्पेलिंग गलत हो जाती है, डेटा गलत हो जाता है, कहीं ट्रांसफर हो आ रहा हूं जाती अजय जी, आ रहा हूं। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम अभी के इनके नैरेटिव में यह है कि यह इलेक्टोरल लेवल पे वोटर लिस्ट की कुछ कमियों को अगर कहते हैं तो इलेक्शन कमीशन खुद भी कह रहा है कि इसीलिए तो हम रिवीजन लेते हैं, हर इलेक्शन के पहले रिवीजन का काम करते हैं। बट ये जो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी के हित के लिए हो रहा है, उसके कहने से हो रहा है, उसके लिए हो रहा है, यह जो स्पेकुलेटिव तरीके से यह जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करने का प्रयास करें, वह प्रॉब्लम है। इनकी प्रश्न उठाएं, ये लिख के दे, इन्होंने जो जो बातें कही है, राहुल गांधी जी ने कई एग्जाम्पल दिए थे कि उसने एक व्यक्ति ने 3 जगह उसके वोटर लिस्ट है, इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब दिया कि नहीं वो तो केवल लखनऊ में है। एक महिला के नाम पे उन्होंने बोला था कि उसने 2 जगह पे कर्नाटक पे वोट दिया, उस महिला ने खुद आके कहा कि मैंने तो एक ही जगह वोट दिया। और फिर ये उस प्रोसेस को चैलेंज करते हुए कोर्ट में भी गए। कोर्ट ने कहा कि अगर 15 भी नाम तुम ले आओगे डेथ, वो मैंने उल्लेख किया कि भाई 15 लोगों का आप नाम दे दीजिए, वो कह रहे हैं प्रक्रिया हम रोक देंगे। कि यह प्रजातंत्र को इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करके देश के प्रजातंत्र को हर्ट करके अपनी हार का जो टीकरा है वह इलेक्शन कमीशन पे फोड़ना चाहता। ठीक है, लेकिन गोपाल कृष्ण जी एक बात मैं जोड़ूंगा, एक मिनट आ रहा हूं अजय जी, एक बात तो मैं जोड़ूंगा, इनके 2 सवाल एक मिनट आ रहा हूं गोपाल कृष्ण जी, एक बात तो मैं जोड़ूंगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग भले जो है किसी को जिताने हराने के लिए ना करता हो, लेकिन वोटर लिस्ट में इस तरह की त्रुटियां रहती हैं, आज भी हैं। ये तो बीजेपी ने भी बताया रायबरेली और वायनाड के बारे में, और मुझे लगता है कि पूरे देश में इस तरह के मामले निकल सकते हैं वो। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल अगर इस चीज के लिए किया जाए कि इनके इतनी जगह पर नाम थे या ये गलती थी तो चुनाव आयोग किसी को फेवर कर रहा था, ये गलत है मुझे लगता है। लेकिन गड़बड़ियां तो हैं। पॉलिटिकल जो इसका रिपरकेशन है या पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा करने का जो कांग्रेस अपोजिशन कोशिश कर रही है, और भारत के प्लेटफॉर्म पे नहीं वैश्विक पटल पे भारत की डेमोक्रेसी इज डेड, यह बात कहना यह अपने आप में भारत के प्रजातंत्र का जो ग्लोबल मूल्यांकन है, जो इतने सालों से उसको महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है, उसको अंडरमाइन करने की बात है। और अगर किसी इंस्टीट्यूशन पे इनको ऑब्जेक्शन है तो संविधान ने उस ऑब्जेक्शन को निस्तारण करने बिल्कुल रेमेडी है, उसी का तरीका तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है जो चल रही है। उस पे नहीं जाके ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये नैरेटिव खड़ा करके कहना कि बीजेपी के कारण ये कर रहे हैं, उसको फायदा हो रहा है। तो ठीक है, मैं लौटता हूं गोपाल कृष्ण जी, लौटता हूं। अजय जी आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन आपके सहयोगी डॉक्टर श्याम कुमार काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं ना। डॉक्टर श्याम कुमार जी, मुझे ये बताइए कि गड़बड़ियां तो अब मैं अगर आपको अपना व्यक्तिगत तजुर्बा बताऊं तो क्या बताऊं। जिस समय हम वोट देने के लायक हुए, उस समय बल्कि लायक हुए भी नहीं थे, 2 साल पहले ही, मैं आपको अपना व्यक्तिगत तजुर्बा बताता हूं कि हमारे वोटर लिस्ट में हमारा नाम डलवा दिया किसी ने, और बात यहीं खत्म नहीं हुई। हमारे गांव पर नेता लोग ध्यान दें समस्याओं पर, उसमें वोटर बढ़ाने के लिए, ये मैं बता रहा हूं 80s 90s की बात, उसमें वोटर बढ़ाने के लिए वोटर लिस्ट पर मेरी शादी करा दी गई, मेरे 2 बच्चों के नाम डाल दिए गए, मुझे बाद में पता चला मेरी पत्नी का काल्पनिक नाम आ गया, मेरे बच्चों के काल्पनिक नाम आ गए, ऐसी चीजें इस देश में हुई है। अब ये बताइए कि इस हिसाब से अगर देखें तो अब तो कम से कम SIR के जरिए ये तो है कि जेन्युइन लोगों के नाम होंगे, जिनके छूट गए उनका शामिल करवा लीजिए, तो आपत्ति कहां है? डॉक्टर श्याम कुमार जी बताइए। जी लालचंद जी, मैं आपको सुन रहा था और हमें सभी सम्मानित पैनलिस्ट को सुन रहा था जी। एक बात तो बड़ी अच्छी हुई है कि 2-4 महीने के तकरीबन हम लोग के संघर्षों का नतीजा हुआ है
कि आप लोगों ने भी कुछ कुछ बात हमारे विरोधी दल के सम्मानित प्रवक्तागण मानने लगे हैं। जो सवाल हमने उठा रहे थे 3-4 महीने से, वो अब कम से कम असर करने लगी है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो बुनियादी सवाल हम उठा रहे थे वो अंतिम अंजाम तक पहुंचेगा। 2-3 बात जल्दी से बता देता हूं। बताइए। एक तो बात बहुत साफ गोई से स्पष्ट कर दूं कि SIR एक संवैधानिक प्रावधान है, इसका विरोध किसी दल ने नहीं किया है। ठीक। हमारा विरोध जो है बुनियादी है, जिसको लेके हम माननीय अदालत में पहुंचे थे और माननीय अदालत ने हमारी बातों को बहुत गंभीरता से सुना और जो उन्होंने इस तक अब तक यात्रा है, मैं माननीय अदालत को सलाम पेश करता हूं कि लोकतंत्र को बचाने में जो ऐतिहासिक भूमिका माननीय सर्वोच्च अदालत की रही है, ये हम सब जानते हैं। बहुत अच्छी बात। जहां तक आप बात कर रहे थे साख पर सवाल को लेके, मैं बताना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में सिर्फ लोकतंत्र की वजह से नहीं है, यहाँ संवैधानिक संस्थाओं की वजह से ही है, से भी है। लेकिन हाल ही के दिनों में जो साख पर सवाल पैदा हुए हैं, ये किसी पार्टी के हित में नहीं है। मैं बड़ी लाइन खींचना चाहता हूं, यहाँ सत्ता का पक्ष और विपक्ष का नहीं है, बुनियादी लोकतंत्र का है। हमारे मित्र जो भाजपा से हैं, बड़े अदब और आदर के साथ कहता हूं कि ये लोकतंत्र है, ये तो परमानेंट अपना सत्ता में रहेगा ना, हम बाहर रहेंगे ना, हम बाहर रहेंगे ना। तो ये बात समझिए कि वो बनी रहनी चाहिए। और इसको लेकर जब माननीय अदालत में पहुंचे थे 28 जुलाई का टेक ऑन अगर आप देखिएगा माननीय अदालत का, तो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम जो है मास एक्सपल्सन नहीं होना चाहिए। आप अगर आम मजलूम जनता के कागज और पत्री में आपने अभी तक डॉक्टर श्याम जी एक पॉइंट में कह दीजिए आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। मैं उल्टे आपकी तारीफ कर रहा था कि आपने अभी तक बहुत अच्छी बातें कही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई प्रक्रिया चल करके जो जेन्युइन वोटर नहीं है उनको अगर बाहर किया जाता है तो वो तो गलत नहीं है। आपने बहुत अच्छी बातें बोली हैं। जी, मैं इस पर एक टेक ऑन और आपको बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है, हमारे पार्टी को लगता है कि जो वोटर नहीं है उसको बिल्कुल अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। ये बात कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। मतलब कि आप समझिए कि कागज पत्री में अगर आम मजलूमों को अगर आप भसा देंगे तो हिंदुस्तान में बहुत अभी गरीब लोग हैं, बहुत लोग अशिक्षित हमारे रहे साथी रहे किसी कारण, सामाजिक आर्थिक कारण से, तो अब कागज पत्री जिसको माननीय अदालत ने भी इस पर टेक ऑन दिया है, वही लोगों ने 1 साल पहले वोट दिया। आप समझिएगा अब इनका जो नैरेटिव होता है, सम्मानित मतलब सत्ता में जो साथी है, वो नैरेटिव को लेकर मैं बता दूं कि आज बताइए कि एक भी लोग ने इन्होंने घुसपैठिए पर बात करते हैं, ठीक है, अदालत में लेके जाना चाहिए। मैं आप लोगों के पास लौटूंगा आप लोगों के पास। इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आप सब बने रहिएगा। एक ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है, उस पर थोड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। यह ब्रेकिंग न्यूज आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बात हुई है और खास बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन ने जो अलास्का बैठक डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी हुई थी उसका विवरण साझा किया है पीएम मोदी के साथ, और पीएम मोदी ने शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है जो रूस के साथ और यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है उसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यह महत्वपूर्ण बातचीत हुई है और बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलास्का बैठक के बारे में जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के साथ जो रूस का संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसको लेकर के उन्होंने जो है बात की है और शांतिपूर्ण समाधान करने की बात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के भी कई मुद्दों पर चर्चा की। भारत और रूस के बीच, आप जानते हैं कि इन दिनों भारत और रूस के बीच जो संबंध है वो एक बार फिर से वो बिल्कुल चर्चा में है। और क्या कुछ इस बातचीत में और बातें निकल करके आई, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातचीत। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और ज्यादा ब्यौरा ले लेते हैं। अखिलेश, ये खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो अलास्का में जो कुछ भी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्लादिमीर पुतिन की बातचीत हुई उसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी। क्या कुछ खास इस जानकारी में दी गई है अखिलेश जी?
देखिए 15 अगस्त की रात को जो हमारे यहाँ के हिसाब से 15 अगस्त को जो बातचीत हुई अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और उसके पहले भी आपको याद होगा कि राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। तो एक तरीके से कहें कि पहले जो फोन किया था उसमें भी विचार किया था दोनों नेताओं ने, और जो बातचीत के बाद आज जो फोन किया है, निश्चित तौर पे इसका मतलब ये है कि समझिए कि रूस जो है भारत के साथ अपनी चिंताएं और अपनी जो सारे बातें हैं वो शेयर करने के इच्छुक है। और देखिए जैसा कि भारत लगातार इस बात को कहता रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो संघर्ष है उस संघर्ष का शांतिपूर्ण तरीके से और सीधे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, यह युद्ध का युग नहीं है। तो उस तरीके से अगर उसके रास्ते पे पहल हो रही है, चाहे पहल किसी भी तरीके से हो रही हो, किसी भी तरफ से हो रही हो, भारत ने भी जब उस पहल का स्वागत किया, भारत के विदेश मंत्रालय ने उसके बारे में एक प्रेस बयान जारी किया और प्रेस बयान जारी करके उस पहल का स्वागत किया। और आज जब राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को फोन किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है और उन्होंने उसके बारे में बताया कि क्या क्या बातें हुई, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन को इस बात का अंदेशा है कि अगर उनकी बातचीत जो हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उस बातचीत के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश एक हो सकती है। और उन्होंने जो बयान दिया था, डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो बयान दिया था, उस बयान में भी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि मुझे इस बात की आशा है कि अभी जो एक अंडरस्टैंडिंग बनी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उस अंडरस्टैंडिंग को सबोटाज करने की कोशिश नहीं की जाएगी। मतलब उनके इस बात का अंदेशा है कि किसी न किसी कोने से उसको सबोटाज करने की कोशिश हो सकती है। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फोन करके इस बात की जानकारी दी कि क्या क्या बातें हुई है और किस दिशा में यह पूरा समाधान पड़ रहा है। जी भारत का लगातार ये रहा है, लगातार ये स्टैंड रहा है। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से भी बातचीत की, रूस के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था और उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी थी। और उसके यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा, इंडिपेंडेंस डे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बधाई दी, करके बधाई दी। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से रूस और यूक्रेन जो दोनों संघर्ष में अभी लगे हुए हैं, उस संघर्ष के की जो दो पार्टियां, दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर रहे हैं, उनसे अपनी बात को, अपनी चिंताओं को शेयर कर रहे हैं और उस बात की कोशिश कर रहे हैं कि भारत भी अपनी तरफ से जो भी संभव हो सकता है एक सम्मानजनक एक समाधान निकले, शांतिपूर्ण समाधान निकले, ताकि पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया का जो सप्लाई चेन है, इन दोनों संघर्षों से जो बाधित हो रहा है, वो सप्लाई चेन फिर से दोबारा पटरी पर आ जाए। तो राष्ट्रपति पुतिन ने इसी लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और इस फोन में यूक्रेन के अलावा उन्होंने जो द्विपक्षीय मामले हैं भारत और रूस के बीच में, द्विपक्षीय मसलों पर भी बातचीत की है। और द्विपक्षीय मसले क्या है भारत और रूस के बीच में? द्विपक्षीय मसले, एक तो लगातार इस बात की चर्चा होती है कि तेल का मसला है, जो राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें इस पर लगी हुई है कि तेल सप्लाई रूस क्यों करता है या भारत उस तेल का सप्लाई क्यों लेता है। तो भारत का लगातार ये कहना रहा है कि भारत की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत जिस भी तरीके से होगा उन जरूरतों को पूरा करेगा। तो इस बारे में भी निश्चित तौर पे जो राष्ट्रपति पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई है, इस बार मसले पर भी बात हुई होगी। और निश्चित तौर पे जो अन्य जो मसले हैं, जैसे हथियारों की आपूर्ति का मामला है, जब भी हमने देखा कि पहलगाम मसले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरह से रूस के जो हमें हथियार मिले थे, रूस के हथियार किस तरीके से हमारे लिए एक कह सकते हैं कि बहुत ही सफल हथियार के रूप में साबित हुए। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग काफी मजबूत है। ये अंडरस्टैंडिंग अखिलेश, ये अंडरस्टैंडिंग तो और ज्यादा तब दिखाई पड़ती है जब अलास्का की जो बैठक है, आपने खुद उल्लेख किया कि उसके पहले भी व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत होती है और अलास्का की बैठक के बाद भी बातचीत होती है। तो बैठक से पहले भी बातचीत और बैठक के बाद भी बातचीत, इससे क्या समझा जाए कि बिल्कुल पूरी तरह से भरोसे में लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से, हमारे साथ हमारे संवाददाता। चंद्रशेखर, बैठक से पहले भी, अलास्का बैठक से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी से व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत, और उसके बाद भी उन्होंने पूरा वो ब्यौरा दिया कि कैसे ये इस बातचीत में क्या रही। इसका मतलब तो यही समझा जाए कि भारत और रूस के बीच जो आपसी भरोसा है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो आपस की केमिस्ट्री है उसका भी इससे बड़ा संकेत मिलता है। बिल्कुल, ये संकेत तो साफ है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो काफ़ी ऐतिहासिक संबंध हैं, काफ़ी मजबूत संबंध हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वक्त भारत और रूस के संबंध अपने सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत स्तर पर है। जहां तक आज की बातचीत की बात करें, और जैसा कि आपने कहा कि इससे पहले भी जब प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में अलास्का में बैठक हुई थी, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में बातचीत हुई थी। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच में भी बातचीत हुई थी और आज फिर बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में। और इसमें राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो बातचीत हुई है रूस यूक्रेन को युद्ध को समाप्त करने के लिए, उसको लेकर के क्या कुछ वहां पर बातचीत हुई है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक बार फिर कहा गया है कि इसका शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए और बातचीत और डिप्लोमेसी से इसका समाधान होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ये लगातार कहते आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी और घरेलू मंचों पर भी कि ये युद्ध का दौर नहीं है और किसी भी तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनका समाधान बातचीत और डिप्लोमेसी से निकालना चाहिए। और आप देखिए कि अब कहीं ना कहीं जो रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की जो कोशिशें हैं वो बातचीत और डिप्लोमेसी की टेबल पर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में अलास्का में बैठक हुई और उसके बाद आज एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो यूरोप के कई नेताओं को अपने साथ लेकर अमेरिका पहुंच रहे हैं व्हाइट हाउस में। वहां पर ये बातचीत होगी और ये माना जा रहा है कि वहां पर जो रूस के राष्ट्रपति की ओर से शर्तें रखी गई हैं वो यूरोप और ज़ेलेंस्की के साथ वहां पर डिस्कस की जाएंगी। लेकिन इस सब के बीच व्लादिमीर पुतिन का प्रधानमंत्री मोदी को फोन करना और उनसे इस मसले पर बातचीत करना ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से जो भारत का रुतबा है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब जब वैश्विक कॉन्फ्लिक्ट्स की हम बात करें, जो वैश्विक जहां भी परेशानियां होती हैं वहां पर भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भारत पहले भी रूस और यूक्रेन की हम बात करें तो यूक्रेन से भी लगातार संपर्क में बना रहा है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी के काफी अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी कई बार बातचीत की है इसको लेकर के। तो कहीं ना कहीं भारत कितना महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, यह दिखाता है राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बातचीत और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी जो बातचीत हुई है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को देना। जी चंद्रशेखर, यहाँ पर एक बात और, जैसे अगर इसको पूरा अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, विश्लेषण करें, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में कुछ महीनों में हमने देखा इस मामले को लेकर क्या क्या हुआ। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें भारत को एक तरह से निशाना बनाया गया कि आप वहां से रूस से आपने व्यापार संबंध रखे हुए हैं, आप तेल खरीद रहे हैं, तो आपका उसके नाम पर आपके ऊपर ये एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया अमेरिका की तरफ से। और भारत ने जाहिर सी बात है जवाब दिया कि हम अपना किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक। और फिर आईना भी दिखा दिया कि देखिए आप लोग क्या क्या खरीद रहे हैं, हाँ, यूरेनियम खरीद रहे हैं, खनिज खरीद रहे हैं, तेल भी खरीद रहे हैं, गैस भी खरीद रहे हैं, सब कुछ आप लोग भी खरीद रहे हैं। लेकिन इस मामले में यह तो बिल्कुल अब साफ लग रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने यह बात बिल्कुल साफ कर दिया है कि सारी चीजों की अगर किसी भी तरह की इस मामले को लेकर डीलिंग होती है तो उसको लेकर के भारत को भी जानकारी दे करके होगी। इसीलिए पहले भी जानकारी दी और बाद में भी जानकारी दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारत इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण एक भारत पहलू है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भारत को खींचा गया इसमें, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से लगातार भारत की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये कहा जा रहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है और राष्ट्रपति पुतिन को भी और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी ये कहा गया कि आप लोग बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए इस मामले को सुलझाएं, ये युद्ध का दौर नहीं है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से ये जियोपॉलिटिक्स चलती है उसमें भारत को भी कहीं ना कहीं खींचा गया इसमें। भारत के ऊपर टैरिफ लगाए गए तेल खरीदने के नाम पर, जबकि जो तुर्की है, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन है, वो रूस के साथ काफी व्यापार करता है, चीन व्यापार करता है, यूरोपियन यूनियन के ऊपर, चीन के ऊपर, तुर्की के ऊपर। और आपको बता दें कि खुद अमेरिका भी कई सारे ऐसे सामान है जिसमें यूरेनियम एनरिच करने के लिए जो मेटल की जरूरत होती है उसको रूस से खरीदता है। तो इस सब के बीच कहीं ना कहीं डुअल स्टैंडर्ड अमेरिका का दिखाई दिया। लेकिन अमेरिका ने ये कार्रवाई करके इस पूरे जो वैश्विक एक कॉन्फ्लिक्ट है इसमें
भारत को भी कहीं ना कहीं खींच लिया। और इस सब के बीच राष्ट्रपति पुतिन का पीएम मोदी को फोन करके पूरी सिचुएशन की जानकारी देना, ये अपने आप में बताता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय और मंचों ये पर। भी, इससे ये भी संकेत मिल रहा है कि रूस इस मामले पर कोई भी अगर समझौता करेगा तो जाहिर सी बात है ये कहा जा सकता है कि भारत को जानकारी देकर, भारत को भरोसे में लेकर ही करेगा। इसी का ये मायने निकल रहा है, चाहे वो बैठक से पहले बात हो या फिर बैठक से बाद की बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जुड़ने के लिए इस खबर पर और चर्चा करने के लिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आज पंचायत का जो हमारा मुद्दा है कि पहले ईवीएम फिर एसआईआर अब वोटर अधिकार, उस पर हम पंचायत जारी रखेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। दिल्ली और पूरे एनसीआर में तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं। स्वागत है दिल्ली वासियों का दिल्ली की नई लाइफलाइन UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर। ये है दिल्ली को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सौगात। सुपर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली NCR का नया रिंग रोड होगा। कम पोल्यूशन, कम ट्रैफिक और NCR से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर चंद मिनटों में कीजिए। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे से NCR में ट्रैवल करना और आसान होगा। दिल्ली बदल रही है, विकास के नए कीर्तिमान रच रही है। दिल्ली की प्रगति को नई गति देने के लिए धन्यवाद मोदी जी। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। श्रावण भादो मास में निकलने वाली श्री महाकालेश्वर की सवारी में इस वर्ष हैं अनेक रंग। भक्ति है, श्रद्धा है और है लोक संस्कृति का अनूठा संगम। 14 जुलाई को प्रथम सोमवार हुआ बटुक वैदिक उद्घोष। 21 जुलाई को दूसरी सवारी में दिखी जनजाति व लोक संस्कृति की झलक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद। तीसरे सोमवार 28 जुलाई को प्रमुख बैंडों ने अपनी खास प्रस्तुति से सभी भक्तों का मोह लिया मन। इसी प्रकार 4 अगस्त को चौथी सवारी में प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की झांकी निकाली जाएगी। 11 अगस्त को 5वीं सवारी में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों व मंदिरों की भव्यता दिखाई देगी। 18 अगस्त को राजसी सवारी में अवंतिका नाथ का यशोगान होगा। आइए इस आध्यात्मिक अद्भुत अलौकिक यात्रा के साक्षी बने। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं इस समय चलता हूं अब अजय जी के पास। अजय जी, एक सवाल ये उठ रहा है, इतनी ज्यादा शिकायत लेकर के, जब इतनी ज्यादा शिकायत हैं, इतनी ज्यादा अविश्वास हैं, भरोसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे में कुछ राज्यों में सरकार भी चला रहे हैं जीत दर्ज करके और संसद में भी सीटें बढ़ी हैं। भाई सीटें तो बढ़ी हैं संसद में, 99-100 के आसपास हो गए। तो ऐसे में ये सवाल उठता है, जब इतना ही भरोसा नहीं है, इतना ही अविश्वास है, तो फिर इन सब चीजों का क्या फायदा? फिर बिहार में चुनाव लड़ने का क्या फायदा जब भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है? तो बताइए। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हमारी 414 भी हुआ करती थी। हाँ। और अभी भी हम 99 और 100 की छोड़ दीजिए, 236 हैं। हाँ। अगर दोनों तरफ से बैसाखी गिर गई नायडू और नीतीश जी की, कहां गिर पा रही है? आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं। नहीं, सरकार कहां जाएगी? तो इसलिए स्थिर कोई चीज नहीं है। मैं गोपाल जी से 5-7 साल से मेरे साथ डिबेट में कई चैनलों पर बैठते हैं, बुद्धिमान आदमी है, भले आदमी। मैं इनसे 2-3 चीज पूछना चाहता हूँ। सही बात करें, डिवीजन होते हैं, त्रुटि हो जाती है, बात कर जाती है, हम भी कहते हैं। ऐसी त्रुटि गोपाल जी नहीं होती। एक सांसद के चुनाव में, विधानसभा में और लोकसभा में 3 सीट
3 उसके एड्रेस पर वोटर थे, वो हमने चुनाव आयोग को भेजा कांग्रेस पार्टी के जवानों ना और होती है। विधानसभा में वहां 53 वोटर हो गए, 53 वोटर हो गए। होती है। मैं कहता सर आप थोड़ा लालचंद जी, हाँ बोलिए, जवाब फिर आप एक साथ देना। बोलिए। वहां 53 वोटर हो गए। उसके बाद ऐसे ही वो मरे हुए लोग जो ऊपर चले गए थे स्वर्ग से आके और चाय पीने राहुल गांधी के घर आ गए। उसके बाद एक घर में 100 वोट से लेके वहां फिर 3 वोट से 103 वोट, 150 वोट। ये और कर्नाटक की वो लेडी जो आप बता रहे थे कि कर्नाटक की एक लेडी ने ये जवाब दिया कि मैंने 2 जगह वोट नहीं डाली, तो आपको चैलेंज दे रहा हूं, कर्नाटक की वोट उस लेडी ने एक जगह डाली, लेकिन उसकी वोट दूसरी जगह किस सरकार और किस पार्टी ने डलवाई भारतीय जनता लोकसभा के चुनाव में, ये जांच कर लीजिए। दे दीजिए, शपथ पत्र दे दीजिए, चुनाव आयोग ने मांगा है। डली हुई है। शपथ पत्र दे दीजिए। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, मांगा है। सुन लीजिए। अब तीसरा सुन लीजिए। अभी हमारे ठीक उत्तर है। प्रदेश में बाया इलेक्शन हुआ विधानसभा का। सर ताजा बता रहा हूं आपको, शपथ पत्र दे दीजिए। आप भी वही चश्मा चढ़ाए बैठते हैं भाजपा का। ना, हम लोग कोई चश्मा उश्मा किसी का नहीं पड़ता, हम तो बस सच्चाई बोल रहे हैं। मैंने तो आपको अपनी सच्चाई सुनाई, क्या क्या होता था पहले। अगर कहेंगे तो और विस्तार से बता दूंगा पहले क्या क्या होता था। और सबके बराबर बीजेपी का कैंडिडेट वहां बाय इलेक्शन जीता। मेरी जो ऑफिसर्स कॉलोनी में 133 वोट हैं। क्या क्या होता था। राम कृपाल सर जुड़ गए हमारे साथ। मैं आ रहा हूं। आप लोग अभी पहली बार राम कृपाल सर जुड़ रहे हैं, उनको जरा लाने दीजिए। राम कृपाल सर जुड़ गए हैं, उनको पहली बार जुड़ रहे हैं। 48 वोट या कट चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनके वोट नहीं। ठीक है अजय वर्मा जी, मैं आ रहा हूं। अजय वर्मा जी आपकी सारी बातें लूंगा। पहले राम कृपाल जी बताइए, ये कह रहे हैं कि अब हो रहा है, पहले नहीं होता था। हमने देखा है क्या क्या होता था, लेकिन सवाल ये रामकृपाल सर कि भाई पहले, अब लगता है ईवीएम बेचारी बरी हो गई, ईवीएम जो है अग्नि परीक्षा से गुजर गई। अब लगता है कि एसआईआर वोटर लिस्ट जो है ये अब इनको अब अग्नि परीक्षा देना है। लेकिन ये सब चीजें जब हो रही है, इसके पीछे मकसद क्या है कि कुछ ना कुछ लेकर के आ रहे हैं। राहुल जी ने ट्वीट किया है, आपकी ट्वीट देखूंगा, जरा रामकृपाल सर की बातें सुन लीजिए, फिर आप ट्वीट दिखाइए। अगर अजय बाबू, अगर मैं तो बहुत बाद में आया। हाँ, आप थोड़ी देर से जुड़े हैं सर, ठीक है। अब रामकृपाल सर को सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। हाँ बोलिए सर। मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष क्या चाह रहा है। वो चाह रहा है कि सूची जो है ये सही हो। अगर सही चाह रहा है तो ये तो इलेक्शन कमीशन का, अतीत में अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो अब तो कम से कम एक ऐसी सूची बन जाए कि जिसमें किसी को आपत्ति ना हो। तो ये चीजें बन रही है। और ये तो जैसे अभी इन्होंने कहा, कोर्ट ने भी कहा कि जो ये 65 लाख लोग हैं इनको डाल दीजिए, वो भी डाल दिया है इलेक्शन कमीशन ने। मैं केवल एक बात, अजय जी मेरे मित्र हैं, मैं सन 90 में एक अखबार का संपादक था लखनऊ में, और उससे पहले भी मैं 84 में संपादक तो नहीं था, लेकिन मैं इंचार्ज था। राजीव गांधी अमेठी से जीते थे चुनाव, और एक फोटो मेरे पास आया जिसमें एक लड़का कमरे में बैठ करके पूरे बैलेट पेपर पे सिर्फ पंजे पर मार रहा था, मुहर लगा रहा था। और मैंने ये चीज अखबार में छाप दी, और बाकायदा मैंने उसका कैप्शन दिया था, क्या खबर देती हैं ये तस्वीरें। बाद में राजीव गांधी जी जब लखनऊ आए तो वीर बहादुर सिंह उनको एयरपोर्ट पर मिलने गए, बहुत नाराज थे राजीव गांधी जी ने कहा, क्यों भाई, क्या मैं हार रहा था इलेक्शन, ये सब क्या करने की जरूरत थी। तो केवल एक बात मैं कह रहा हूं, और वो अखबार में छपा हुआ है नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज पर। जी जी जी, ये तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की कहानी आप सुना रहे हैं। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। रही आज की बात, मैं एक चीज कह रहा हूँ, इसी बिहार में 2023 और 24 में मनरेगा से 40 लाख लोगों के नाम काटे गए जो फर्जी थे। और राशन कार्ड जो राशन लेते हैं फ्री का, उसमें से भी करीब 40-42 लाख काटे गए, और किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया। सबने मान लिया ये फर्जी थे। लेकिन सब जगह फर्जी हो सकते हैं। इलेक्शन मतलब सूची जो बनाई जा रही है, भैया यही तो कह रहा है इलेक्शन कमीशन कि चलो
जितने फर्जी हैं, जब राशन कार्ड में मिलते हैं, फलाना में मिलते हैं, बिल्कुल किसी पार्टी ने बिहार में कोई आंदोलन नहीं किया। इसका मतलब सबने मान लिया कि फर्जी थे। तो अगर वहां फर्जी थे तो ये चुनाव लिस्ट में भी फर्जी होंगे। तो अगर चुनाव आयोग उसकी सफाई कर रहा है तो मुझे समझ में नहीं आता किस बात की दिक्कत है। ठीक है, आप कोर्ट में जाते हो तो कहते हो ठीक है, बिहार में मतलब बिहार में नहीं किया जाए, कर्नाटक में किया जाए, महाराष्ट्र में सफाई की जाए। ठीक है सर, ये बात मेरे को समझ में बिल्कुल श्याम कुमार जी को SIR के पक्ष में है तो फिर पक्ष में रहिए। ठीक है, श्याम कुमार जी को श्याम कुमार जी के पास समय हम बहुत कम दे पाए हैं, इसलिए मैं श्याम कुमार जी के पास चलता हूं। श्याम कुमार जी, तेजस्वी यादव जी ने एक बात कही थी कि भाई अगर ऐसा ही रहा तो हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। मैं वही बात अभी अजय जी से कह रहा था, अगर इतनी आपत्ति है तो फिर तेलंगाना में सरकार, कर्नाटक में सरकार, हिमाचल में सरकार, लोकसभा में बढ़ी हुई सीटें, फिर तो तेजस्वी यादव जी का फॉर्मूला जो है वो ज्यादा लॉजिकल लगता है। श्याम कुमार जी, नहीं देखिए, एक बात समझना चाहिए हम लोगों को कि अगर इस तरह से डिस्कोर्स सेट करेंगे कि कांग्रेस कहीं जीत गई या कोई विपक्षी दल जीत गया तो इसलिए कुछ सवाल नहीं उठने चाहिए, तो इससे मैं इत्तेफाक नहीं। जो वाजिब और मुनासिब सवाल है वो हमेशा उठने ही चाहिए। और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। जब जो सम्मानित सत्ता में दल है, अगर उनका 10 साल का इतिहास उठा के देखिएगा तो उनका क्या मतलब रहा है वो आप जानते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। जहां तक ये सवाल उठ रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों SIR हो रही है, मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं बड़े अदब और सम्मान के साथ कि इन्हीं के पार्टी के TDP साथी हैं, जनता दल यूनाइटेड के मित्र हैं, उन्होंने कुछ वाजिब सवाल उठाए हैं। तो इसलिए ऐसा ठीक है, तो वो वाजिब सवाल पर तो सुप्रीम कोर्ट कर ही रहा है ना सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश दे रहा है उसका पालन चुनाव आयोग। हमारा संघर्ष जो है, हमारा सवाल मतलब कि मीडिया हाउस में जो चर्चा चल रही है वो मतलब बेमानी नहीं है, उसमें तथ्य परख बातें हो रही हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। एक बात और जोड़ दूं, जो बड़े सीनियर साथी हैं, पत्रकार साहब हैं, देखिए सभी लोग काउंटर करना चाह रहे हैं, रामकृपाल सर भी काउंटर करना चाह रहे हैं, अजय जी को जोड़ना चाह रहे हैं। एक बात यहाँ बस आधा लाइन, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, बोल दीजिए सर। सन 52 से लेकर के आज तक किसी नकारात्मक मुद्दे पर कोई विकल्प सत्ता का नहीं बन सका। ठीक है, मुझे पंचायत को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि समय की कमी है। सबके पास पूरा समय नहीं दे पाए आप लोगों को, मैं माफी के साथ जिनके पास समय नहीं दे पाया, कम दे पाया। लेकिन आज का जो पंचायत आज हमने जो रखी थी वो ये रखी थी कि आखिर क्या अभी से वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जमीन आप तैयार कर रहे हैं कि सरकार में आ गए तो बना लेंगे, कर्नाटक की तरह नहीं आए तो कह देंगे कि ये सब हुआ था, इसीलिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं क्या? आगे भी 48 पर जारी रखेंगे। फिलहाल 5 की पंचायत में आज इतना ही। नमस्कार।